लगातार कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया जरूर शुरू हो रही है। दूसरी लहर से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन तीसरी लहर सामने है और अगर उससे बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहने। बात अब राजस्थान की। राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। क्या ये पूरी खबर, जानने के लिए सीधे चलते हैं अपने रिपोर्टर अरुण सिंह के पास। तो अरुण तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें इस बीच जो खबर सामने आ रही है कि आखिरकार सचिन पायलट के जो बगावती तेवर दिख रहे थे, जो बार बार अपील कर रहे थे, जो भी तय हुई हैं चीजें, उस हिसाब से पार्टी में जब उनको रोका गया तो कोई ऑफर कांग्रेस की तरफ से मिलना चाहिए। फिलहाल जो खबर ये कि पायलट को ऑफर मिला है, 3 मंत्री पद का ये ऑफर कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट के सामने रखा गया। अब सचिन पायलट को ये स्वीकारना है कि क्या सचिन पायलट इसके लिए तैयार हैं। खबरें तो ये थी कि सचिन पायलट 5 से 6 नेता मंत्री पद चाह रहे थे, लेकिन ऐसे में ऑफर 3 का है। अब किस तरीके का फैसला सचिन पायलट लेते हैं ये देखना होगा। गेंद अब सचिन पायलट के पाले में है। ऐसे में अशोक गहलोत जो पहले ही कह चुके हैं कि वो 2 महीने तक अभी किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार मुमकिन है अगर सचिन पायलट मान जाते हैं तो। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आला कमान ये कोशिश कर रहा है कि सचिन पायलट को मना लिया जाए, लेकिन सचिन पायलट की यहां ये कोशिश है कि किसी तरह अपना दबदबा जो है वो राजस्थान की राजनीति में बनाए रखना है, बराबरी का दर्जा वो चाह रहे हैं। और ऐसे में फिलहाल जो ऑफर मिला है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट को, वो 3 मंत्रियों का है। और क्या इसके लिए सहमति सचिन पायलट की बनती है ये देखना होगा। तो फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट के लिए थोड़ी राहत जरूर सामने आ रही है। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। अरुण, देखिए, सबसे पहले तो मैं तस्वीर दिखा दूं। सचिन पायलट जो 5 कैनिंग लेन का सरकारी आवास है उनका दिल्ली का, उससे निकलने वाले हैं और जयपुर जाने वाले हैं। इस तरह की सूचना आई क्योंकि सिक्योरिटी जो है राजस्थान की वो यहाँ पर पहुँच गई है और सिक्योरिटी की गाड़ियाँ भी यहाँ पे पहुँच गई हैं। तो सचिन पायलट 6 दिनों से लगातार दिल्ली में थे। तमाम तरह की चर्चा हुई कि वो आला कमान से मिलने वाले हैं, लेकिन मैंने पहले जैसे कहा था कि आला कमान ने न उनको बुलाया था, न मिलने का कोई कार्यक्रम था। सचिन पायलट सिर्फ दिल्ली आए थे, ज़रूरत उनको थी कि किसी तरह से बातचीत हो जाए और जो वो चाहते हैं वो बात आला कमान तक पहुंचा दें। सुलह कमेटी ने पहले ही उनसे बातचीत कर ली है और बातचीत के आधार पर जो आला कमान ने फार्मूला तैयार किया उसमें 3 मंत्री पद से ज़्यादा देने को किसी भी कीमत पर आला कमान राजी नहीं है। हाँ, इसको कंपेंसेट करने के लिए वो केंद्र में उनको ला करके महासचिव बनाना चाहती है और महासचिव बनाने के साथ ही किसी अच्छे राज्य का प्रभार भी दिया जा सकता है। लेकिन अब गेंद सचिन के पाले में है। निगम और बोर्डों में चेयरमैन की या नियुक्तियों की जहाँ तक बात है, स्पष्ट रूप से आला कमान ने सचिन पायलट को कहा कि कोई एक संख्या बता करके आप दबाव नहीं बना सकते। ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है और मुख्यमंत्री को देखना होता है कि सबको किस तरह संतुष्ट करें। बहुजन समाज पार्टी से 6 विधायक आए हैं, लगभग 10 से 12 निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे हैं और ये विधायक तब समर्थन दे रहे थे जब आप पार्टी की सरकार गिराना चाहते थे, यानी मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने साथ दिया उनको मंत्रिमंडल विस्तार से अलग कैसे किया जा सकता है। सचिन पायलट के नाराजगी के बीच अशोक गहलोत ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि वो अपनी सरकार बचाने में सक्षम है। अगर सचिन पायलट नहीं चाहते हैं तो भी, सचिन पायलट पार्टी छोड़ देते हैं तो भी, यानी अशोक गहलोत हर कीमत पर चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी में न रहें ताकि उनके लिए किसी तरह का कोई खतरा आगे चल के ना हो। लेकिन इसके उलट कांग्रेस ये चाहती है कि सचिन पायलट पार्टी के अंदर रहें, युवा चेहरा है, उनका भविष्य है, एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके पास है। पार्टी के लिए दोनों के साथ समन्वय बना करके राजस्थान में रहना जरूरी है और इसीलिए स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। और एक संदेश और कि फिलहाल राजस्थान के सबसे बड़े नेता अशोक गहलोत ही हैं, सचिन पायलट भविष्य हैं, आगे चल के उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन इस समय अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही वहां पर सरकार चलती रहेगी, उसको लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है। ठीक है, भवानी का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। भवानी, सचिन पायलट के खेमे में अब गेंद है, लेकिन सचिन पायलट तो जो जानकारी थी कि 5 से 6 मंत्री पद चाह रहे हैं कि उनको मिले, अब 3 का ऑफर मिला है, सहमति बन पाएगी क्या? देखिए, अभी इस वक्त सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं, एक वेद प्रकाश सोलंकी, उनके घर पे ही अभी हम देख रहे थे कि लगातार वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो सचिन पायलट अपने समर्थकों से बात कर रहे हैं इस बात को लेकर, ऑफर को लेकर, और वो कोई भी फैसला तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उनके समर्थक विधायक
इस पर एग्री नहीं हो। और सवाल उनके लिए मंत्री पद का ज़्यादा बड़ा मसला अभी भी मुझे लगता है कि इतना बड़ा नहीं है कि 5 मिले या 3 मिले। सचिन पायलट के लिए 2 चीज़ें बड़ी है। 2 बड़ी इसलिए है कि उनको नेता का, उनका एक जो कद चाहिए, उनको वो चाहिए, और वो कद तब मिले जब उनके समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले। सवाल मंत्री पद का इसीलिए वो बार बार निगम कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, राजनीतिक नियुक्तियों की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर 40 पद अगर जो राज्य मंत्री के हैं निगम कॉर्पोरेशन में से, उसमें आधे मिल जाए, आधे नहीं तो 15 के आसपास मिल जाए, जिससे कि अपने कम से कम जो समर्थक एमएलए हैं उनको जगह दिला सके, और जो नेता, नज़दीकी नेता जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको जगह दिला सके। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंटमेंट्स होने हैं, अपॉइंटमेंट्स काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं, और जो छोटी जगह, इसलिए छोटे कार्यकर्ता वो भी समायोजित होते हैं, तो उससे एक बड़ा मैसेज जा जाता, लार्ज मैसेज चला जाता, मंत्री पद से भी बड़ा मैसेज जाएगा। तो वो चाहते हैं कि उस पर बात हो, लेकिन अशोक गहलोत उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, बात सिर्फ मंत्री पद पर हो रही है। और दूसरा जो महासचिव और प्रदेश प्रभारी का ऑफर है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन 3 महीने पहले सचिन पायलट को एक ऑफर दिया गया था, गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनाने की बात की गई, तब भी महासचिव का ऑफर था। लेकिन सचिन पायलट तब तैयार इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो ये चाहते थे कि इससे पहले ये फैसला हो कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का, जिससे कि उनके जो समर्थक जो उनके साथ हैं उनके अंदर मैसेज जाए, उसके बाद में मैं कोई पद लूंगा। आज अगर पहला पद मैं ले लेता हूँ, अगर पहले महासचिव बन जाते हैं, प्रभारी बन जाते हैं, तो उनको लगता था कि उनके समर्थक सोचेंगे कि उनके साथ में धोखेबाजी हुई है, और उनका पूरा फोकस इसी पे टिका हुआ। अब उनके लिए महासचिव या प्रभारी के ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके लिए राजस्थान के अंदर एक बड़ा औरा, उनका एक प्रभाव क्षेत्र है। तो वो ये चाहते हैं कि वो कद उनका दिखे, तो पहले वो इस कोशिश के अंदर ये बार्गेनिंग कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। जबकि अशोक गहलोत ने पहले भी राजस्थान कांग्रेस को तब मैसेज दिया था कि इनको राजस्थान से बाहर कर दिया जाए, यानी कि आप महासचिव बना दीजिए, प्रभारी बना दीजिए, उसके बाद में बाकी बात करेंगे। जब सचिन पायलट चाहते हैं कि पहले ये फैसला हो, उसके बाद में जो मुझे ऑफर दिया जा रहा वो स्वीकार करूंगा। जी अरुण, जो रिपोर्ट दी जानी थी, क्योंकि सुलह की बात हुई थी कि कुछ सुलह होगी, उसके बाद रिपोर्ट दिया जाएगा और उनकी जो कंसर्न है सचिन पायलट के, उसको उसमें शामिल किया जाएगा। क्या ये रिपोर्ट में ही बातें सामने आई हैं, ये निष्कर्ष निकला है रिपोर्ट के माध्यम से, या आला कमान ने अपनी तरफ से ये अभी ऑफर दिया है सचिन पायलट को? देखिए, जो कांग्रेस का आला कमान होता है वो निजी रूप से किसी विषय को इस तरह से नहीं देखता। जब उसने कमेटी बना दी है तो जाहिर सी बात है कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, चाहे वो पंजाब का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, उसी आधार पर वो फैसला करते हैं। क्योंकि कमेटी बनाई इसलिए जाती है कि दोनों पक्षों से बातचीत करके बीच का एक रास्ता निकाला जाए, या वो कमेटी महसूस करे कि पार्टी के हित में क्या है। तो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की है वो सारी बातें मैंने आपको बताई। जहां तक अशोक गहलोत या सचिन पायलट का सवाल है, अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट राज्य की राजनीति में सक्रिय न रहें, लेकिन आप देखिए अगर उनको केंद्र में लाया जाएगा तो इसका मतलब नहीं कि वो राज्य में नहीं रहेंगे। अशोक गहलोत को संगठन का महासचिव बनाया गया था तो भी राजस्थान में वो हमेशा सक्रिय रहते थे। राजस्थान के चुनाव से पहले जाकर के वहां पर उन्होंने चुनाव लड़ने का पूरा कोशिश की, और सचिन पायलट और दोनों मिलकर, उस समय सचिन पायलट अध्यक्ष थे, लेकिन सचिन पायलट के अध्यक्ष रहते भी कभी भी अशोक गहलोत ने राज्य को नहीं छोड़ा, और इसलिए सचिन पायलट राजस्थान नहीं छोड़ सकते। उनकी मजबूरी है, उनकी सियासत दौसा से लेकर जयपुर तक और दिल्ली तक है। वो अपने पिता की जो एक तरह से लिगेसी है उसको छोड़ नहीं सकते, और इस बात पर कोई समझौता सचिन पायलट भी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकालने की जो आला कमान की कोशिश है उसकी पूरी अब जो है पूरी नज़र जो है वो सचिन पायलट के अगले रुख पर टिकी है कि क्या वो निगम और बोर्ड को लेकर के अड़े रहते हैं, या जो आला कमान की तरफ से, कमेटी की तरफ से जो उनसे बातें कही जा रही कि उनको महासचिव बना दिया जाए, प्रभारी बना दिया जाए, उनके 3 लोगों को मंत्री भी बना दिया जाए और निगम बोर्ड में भी समायोजित किया जाएगा। संगठन में पहले ही समायोजित किया जा चुका है, उस पर क्या रुख अपनाते हैं सचिन पायलट, सारा विवाद कब सुलझेगा उसकी धुरी पूरी तरह से सचिन पायलट के पास ही है। भवानी, देखिए अब गेंद तो जो है वो सचिन पायलट के पाले में है। कब तक फैसला सचिन पायलट ले सकते हैं कि उनकी सहमति है या नहीं है? कोई बैठकें अभी प्रस्तावित है या इसको लेकर अब होने वाली है? हालांकि अशोक गहलोत ने ये कहा कि वो 2 महीने किसी से मिलेंगे नहीं, तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो वो मुमकिन है सचिन पायलट के मानने के बाद? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि सचिन पायलट कोई भी फैसला अकेले करेंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ में जो समर्थक विधायक है, समर्थक विधायकों के अलावा नेताओं की भी एक बड़ी फौज है, वो उन सब से चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी वो फैसला करते हैं तो उसका सीधा असर सब पर पड़ता है। और उनको संतुष्ट खुद के बजाय उन समर्थक नेताओं को, विधायकों को संतुष्ट करना है कि सरकार की ओर से, पार्टी आलाकमान की ओर से ये ऑफर है और ये हमारे लिए कैसे ठीक है। अभी यानी अभी सबसे बात करके क्या सहमति बनती है, क्या करना चाहिए सचिन पायलट को, ये तय होगा और उसके बाद ही सचिन पायलट खुलासा कर सकते हैं कि इस ऑफर के लिए वो तैयार है या नहीं है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे।
दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। इस मामले में पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। ट्विटर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। एफआईआर में ट्विटर के अलावा 7 और लोगों के नाम भी शामिल हैं। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में कुछ लोग बुजुर्ग को एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटते दिखाई दिए थे। श्री राहुल गांधी जी और ओवैसी द्वारा जिस तरह भगवान राम के लिए, राम भक्तों के लिए कहा गया, उसकी मैं निंदा करता हूं और मैं मांग करता हूं कि इन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से भड़काने का काम किया, भगवान राम के भक्तों को सर उठाने का काम किया, कि देश में दंगा कराने की जो लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये पूरा मामला जरा बताइएगा और क्या ट्विटर का कोई जवाब अभी आया है? देखिए, इस मामले में ट्विटर का जवाब बिल्कुल आया है। ट्विटर का ये कहना है कि हमने जो भारत सरकार के नियम है उसके तहत नियुक्ति कर रहे हैं और हम भारत सरकार को उसकी जानकारी दे देंगे। लेकिन ये मामला इसलिए सब बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की कहानी है वो ये साफ साबित करती है कि इस मामले में उस तरीके का सांप्रदायिक एंगल नहीं था जिसे लेकर के ट्विटर पर कई लोगों ने आपत्तिजनक गैरकानूनी ट्वीट किए, उसे गलत तरीके का रंग देने की कोशिश की। इसी कारण ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पहला मामला होगा जब किसी सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हो, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनीज को अभी तक इंटरमीडियरीज माना जाता था जिन्हें कानून में एक रक्षा मिली हुई थी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए सोशल मीडिया कंपनीज को भारत सरकार के जो नए आईटी नियम थे उसका पालन करना था। ट्विटर इंडिया को कई मौके दिए गए लेकिन ट्विटर इंडिया ने उनका पालन नहीं किया और अपने यहाँ पर उन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की, जिस कारण वो जो समय सीमा थी वो निकल गई और इसी कारण ट्विटर के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। और अब भारतीय कानून के मुताबिक ट्विटर के अधिकारियों से पूछताछ भी हो सकती है, उनकी भूमिका संदिग्ध होने के पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जब भी कोई भारतीय कंपनी अमेरिका जाती है तो अमेरिका के कानून को पूरी तरीके से पालन करती है। तो ऐसे ही कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत में काम करती है तो उसे भारतीय कानून का पालन पूरी तरीके से करना होगा। और इंडियन आईटी लॉज, जो नए आईटी कानून है, नियम है, उसके मुताबिक ये कहा गया था कि इंटरमीडिएरी कंपनीज को अपने यहाँ पे तमाम अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी जो किसी भी तरह का सवाल पूछे जाने पर जवाब देने के लिए बाध्यकारी हों। लेकिन ट्विटर इंडिया लगातार इन्हें टाल रहा था और अब ये पहला मामला, पहली एफआईआर हुई है ट्विटर इंडिया के खिलाफ उसी कानून के पालन ना करने के कारण। ठीक है, आप रही जरा साथ अजीत भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कोई अपडेट है। अजीत, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ट्विटर पर एफआईआर हुआ इसमें 9 लोगों का नाम बाकायदा लिया गया। चूंकि गाजियाबाद की लोनी में चूंकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और बाकायदा इसके लिए सरकार की तरफ से चेतावनी भी ट्विटर को दी गई थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जब सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा गया तो गाजियाबाद के लोनी थाने में एफआईआर देर रात हुई और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने बाकायदा इसकी रिपोर्ट मांगी थी और एसएसपी गाजियाबाद की तरफ से फिर ये उनके थाना प्रभारी लोनी की तरफ से मुकदमा बाकायदा दर्ज कराया गया। 9 लोग हैं जिसमें ट्विटर आईएनसी और ट्विटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी दो एफआईआर ट्विटर के खिलाफ हुई। 2 लोगों को उसमें रखा गया, हालांकि उनके पते को अज्ञात किया गया और 7 लोग जो गाजियाबाद के हैं, उस इलाके के रहने वाले हैं, जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ एफआईआर किया गया और कहा गया कि जो भारतीय आईटी एक्ट है उसके तहत कार्रवाई होगी और उसके नियमों का अनुपालन करना चाहिए था। जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत बता रहे थे कि बाकायदा कई बार सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई थी लेकिन माना नहीं गया। किसी भी इस तरह का जब कोई मामला होता है तो लगातार लोग सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करते हैं, तो जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी होती है उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उस पर अंकुश लगाए, उस पर लगाम लगाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाजियाबाद के मामले में, जिसको लेकर काफी नाराज थी और गृह विभाग के निर्देश पर यह मामला देर रात दर्ज हो गया है। ठीक है अजीत, रहिए जरा साथ। बुजुर्ग की पिटाई का मामला सामने आने के बाद देखिए इस पर सियासत भी शुरू हुई। राहुल गांधी ने बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। और राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके ही दिया। उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं।
शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी पर योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का जिक्र करते हुए लिखा कि करारा जवाब। राहुल गांधी ध्यान दें, सत्य राजस्थान के कूड़ेदान में है जहां वैक्सीन फेंकी गई, पंजाब के उस फर्जी बैंक खाते में है जहां वैक्सीन मुनाफाखोरी की रकम जमा हुई। दिग्विजय के 370 के बयान में है कांग्रेस का सत्य दलित विरोधी रवनीत बिट्टू है, असत्य ही कांग्रेस का सत्य है। विक्रांत, देखिए आप तमाम ट्वीट देख रहे हैं हम, और उसको लेकर वार पलटवार की जो प्रक्रिया वो भी शुरू हो गई है। देखिए, जिस तरीके से ये मामला बढ़ा था जो गाजियाबाद लोनी का था, इसमें हालांकि जो शुरुआत में बात आई थी, जिस तरीके से बात अफवाहें फैली कि एक सांप्रदायिक इसमें एंगल है, उसी को आधार बनाकर बड़े पैमाने पर ट्वीट हुए, बड़े पैमाने पर जो स्थानीय आपस में एक दूसरे से खबरें फैलाने लगे। हालांकि पुलिस की विवेचना में ये साफ हो गया था कि जो जिस तरीके की बात की जा रही है वो पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से भ्रामक है, उसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। और खास बात यह है कि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद भी राजनीतिक दलों के नेताओं के जरिए लगातार इस मामले पर बयानबाजी जारी है। और जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री और तमाम नेता उनका ट्वीट आया, तो ये साफ हो जाता है कि इस मामले में किसी तरह का कोई सांप्रदायिक एंगल पुलिस ने अपनी जांच में नहीं पाया था। और इसी कारण जो पहले जो एफआईआर है वो इसी कारण दर्ज की गई। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। ये देश में पहला मामला होगा जिसमें ट्विटर को एक सोशल मीडिया कंपनी को आरोपी बनाया गया है, क्योंकि ट्विटर को अभी तक जो कानूनी छूट मिली हुई थी वो इसी कारण मिली हुई थी कि वो इंटरमीडियरी कंपनी थी और उस पर ये कानून में उसे छूट थी। विक्रांत, ट्विटर की तरफ से तो ये भी कहा गया कि एक अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। ये नियुक्ति क्या अभी हुई है या ये पहले नियुक्ति हो गई थी? देखिए, ये यही बात ये सफाई उनकी तब आई जब गाजियाबाद के लोनी में एक एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंटरिम नियुक्ति कर दी गई है और उसकी सूचना भारत सरकार को दे दी जाएगी। जबकि उसकी तारीख निकल चुकी है। ट्विटर इंडिया से 3-4 बार भारत सरकार ने पत्र लिखकर कहा कि आप अपने अधिकारियों की नियुक्ति कीजिए, उनके नाम। ठीक है अजीत, कितने लोगों पर टोटल ये एफआईआर दर्ज हुई है? इसमें क्या ट्विटर के कोई अधिकारी भी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? देखिए, बिल्कुल इसमें ट्विटर के 2 लोगों का अधिकारियों के नाम है। एक ट्विटर INC करके एफआईआर दर्ज हुआ और दूसरा ट्विटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, यानी कि 2 लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया गया है। अब वो इस पुलिस विवेचना के हिसाब से उनके नामों को इसमें शामिल करेगी। लेकिन टोटल एफआईआर 9 लोगों के नाम है। इसमें जुबैर अहमद, राना अयूब, सलमान निजामी, मस्कूर उस्मानी, डॉक्टर समा मोहम्मद, सबा नकवी के साथ साथ ट्विटर INC और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और धाराएं आपको बता दें अर्पिता, काफी गंभीर धाराएं लगाई गई पुलिस की तरफ से। 153 यानी देशद्रोह की भी धारा इसमें लगाई गई है। इसके साथ ही 295, 505, 120 भी और जो धारा 34 है IT एक्ट की, उसके तहत एफआईआर दर्ज हुआ। यानी अब इनका बचना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार ने गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया, क्योंकि कई बार चेतावनी देने के बाद ट्विटर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा देर रात उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के निर्देश के बाद गाजियाबाद के जो लोनी थाना प्रभारी हैं, जो चौकी इंचार्ज, उनकी तरफ से यह मुकदमा दर्ज किया। 5000 हेल्थ असिस्टेंट्स तैयार करने का, इनको टेक्निकल भाषा में कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स कहते हैं। तो 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी। IP यूनिवर्सिटी ये ट्रेनिंग दिलवाएगी और दिल्ली के 9 मेजर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे उन लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 5000 जो हेल्थ असिस्टेंट्स या कम्युनिटी नर्सिंग असिस्टेंट्स बनेंगे, ये डॉक्टर्स और नर्सेज के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। अपने से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। जो उनको डॉक्टर काम देंगे, जो नर्स काम देंगी, वो काम करेंगे। इनको बेसिक नर्सिंग में, पैरामेडिक में, लाइफ सेविंग में, फर्स्ट एड में, होम केयर में,
इनमें इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बेसिक चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे ऑक्सीजन कैसे नापते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, टीका लगाना है, वैक्सीनेशन अगर करनी है वो कैसे करते हैं, पेशेंट केयर में डायपर चेंज करना, कैथेटर, बेड पैन, सैंपल कलेक्शन करना है, कॉन्सेंट्रेटर कैसे काम करता है, सिलेंडर कैसे करते हैं, मास्क कैसे लगाना है। तो जैसे मान लीजिए हमने बहुत बड़ा कोविड सेंटर बनाया, तो वहाँ पे अगर डॉक्टर्स के साथ कई सारे इस तरह के असिस्टेंट लगा दिए जाएंगे तो डॉक्टर्स बहुत एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और पेशेंट केयर काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। तो ये 5000 लोगों को हम ट्रेन करके छोड़ देंगे और जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तब इनको बुलाया जाएगा और जितने दिन इनसे काम करवाया जाएगा उतने दिन की इनको तनख्वाह दी जाएगी। तो 17 जून से एप्लीकेशंस ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए। 28 जून से इन लोगों की ट्रेनिंग चालू होगी। 500 के बैच में ट्रेनिंग होगी। एक बैच 500 लोगों का होगा, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी और 2 हफ्ते के बाद फिर दूसरा बैच चालू हो जाएगा और टोटल 5000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 12वीं क्लास पास जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं, 12वीं क्लास से ज़्यादा जिन्होंने भी किया हुआ है, 18 साल की उम्र होनी चाहिए और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे लोगों को लिया जाएगा। मैं समझता हूँ इससे हमारी जो तैयारी है थर्ड वेव की, इसको काफ़ी मजबूती मिलेगी और मैन पावर तैयार होगी अगर थर्ड वेव आती है। तो मैं फिर से उम्मीद करता हूँ भगवान से कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन इंग्लैंड से, यूके से जो खबर आ रही है कि वहाँ पे थर्ड वेव आ गई है, तो हमें भी दुनिया भर में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं करनी है। नमस्कार। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। कोरोना पर किस तरीके से आगे की जंग को लड़ना है उसको लेकर रणनीति बनाते हुए अरविंद केजरीवाल तीसरी लहर के लिए किस तरीके की तैयारी दिल्ली सरकार की है इसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। वहां 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। उधर मॉनसून की दस्तक के साथ ही देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनती जा रही है। बारिश से बढ़ रही मुश्किलों का असर नेपाल के साथ साथ भारत के हिस्सों में भी दिखा। 6 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां आज एक बार फिर जोरदार बारिश हुई। बीती रात से ही मुंबई के कई हिस्सों में शुरू हुई बारिश सुबह लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि सड़कों पर पानी भरने से इसका सीधा असर आवाजाही पर पड़ा। दूसरी तस्वीर बिहार के बगहा की है, जहां लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वहां बाढ़ के हालात बन गए। कई गांव तो वहां टापू बने नजर आए, जबकि कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। तीसरी तस्वीर बिहार के गोपालगंज की है, जहां हुई भारी बारिश आम लोगों के साथ साथ मरीजों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई। वहां के एक अस्पताल के सामने आई तस्वीर, जिसमें पानी भरने की वजह से इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया। चौथी तस्वीर राजस्थान के बारां की है, जहां हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जैसा बहता हुआ दिखा, मानो कोई दरिया वहां बह रही हो। पांचवी तस्वीर यूपी के मथुरा की, जहां हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और लोग घुटनों तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। छठी तस्वीर नेपाल के काठमांडू की है, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर दिखी और यह भी बताया गया कि भारी बारिश और बाढ़ की वजह से एक की मौत हुई। कई लोग ऐसे हैं जो अभी लापता हैं। अब सबसे पहले तस्वीर आपको बिहार के बगहा की दिखा देते हैं, जहां से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां एक उफनती नदी में कार फंस गई। लोगों के हाथ पांव तक फूल गए, जब थोड़ी देर में कार पूरी तरह से डूब गई। इसके बाद उसमें सवार लोग कार की छत पर चढ़ गए। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। थोड़ी देर तक तो लोग कार की छत पर खड़े रहे, लेकिन बाद में वो लोग जान बचाने के लिए नदी में कूदते और तैरकर निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए। बाद में तेज धार में फंसी कार नदी में बह गई। गाड़ी कैली ऐसा वही में रहल है। गाड़ी कैली ऐसा वही में रहल है। गाड़ी कैली ऐसा वही में रहल है।
बिहार के बगहा में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदियां जो है वो उफान पर हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार के बगहा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए पानी का बहाव कितनी तेज था। ये गाड़ी जो कि इस रास्ते से गुजरने की कोशिश, जहां पर देखिए लोग भी खड़े हैं, इस रास्ते से ही गुजरने की इसने कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी वहां जाकर फंस गई। उसके बाद धीरे धीरे पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये गाड़ी डूबने से लगी। आधे से ज्यादा जब पानी में ये कार डूब गई, उसके बाद जो लोग अंदर बैठे थे वो छत पर खड़े हो गए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जब उन्हें यह आभास हुआ कि पानी का स्तर अभी कम होने नहीं वाला है, अभी और ये जल स्तर बढ़ रहा है और थोड़ी देर में ये कार पूरी तरह से जलमग्न हो सकती है, तो लोगों ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई है। ये लोग जो गाड़ी में सवार थे, हालांकि थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी इनको पड़ सकती थी, इसका अंदाजा जब वहां से सुरक्षित निकले होंगे तो लगा पा रहे होंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नदी में ये कार बही, जिसके बाद जो कार सवार थे पहले तो गाड़ी के छत पर जाकर खड़े हो गए अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद जब कार भी पूरी तरीके से डूबने लग गई तो लोगों के पास दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं, पानी में ही छलांग लगा दी। बाल बाल इन लोगों की जान बची है। तो ऐसे में जब सड़क के ऊपर इतना पानी बह रहा हो तो जान जोखिम में डालकर उसे पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसी तस्वीरें आती हैं जब लोग मोटरसाइकिल लेकर पानी के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी संतुलन बिगड़ता है और कुछ ऐसी ही परिस्थितियां सामने होती हैं। ऐसे में थोड़ी सी ये जो लापरवाही इन लोगों ने यहाँ से कार निकालने की जो की, अगर वो नहीं करते तो आज इस तरीके की नौबत नहीं आती कि इनको अपनी जान इस तरीके से पानी में कूदकर या परेशान होकर, आखिरकार तो उनकी जान बची, लेकिन दिक्कत ये थी कि थोड़ी सी लापरवाही इनके लिए भारी पड़ सकती थी और ये बात अब वो समझ गए हैं। बिहार के बगहा में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी उफान पर आ गई। बादल ऐसे झमझम बरस रहे हैं कि नदियों में पानी का नदियां जो हैं वो उफान पर हैं। नतीजा ये हुआ है कि गांव के बीचों बीच नदी बहती दिखी। गांव टापू बनते दिखे। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जमीन कहाँ है और नदी कहाँ। पूरे इलाके में बाढ़ के हालात दिखे। पानी भरने की वजह से निचले इलाके में बसे लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर दिखे। उधर नेपाल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। हालात ये हो गए कि नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद उफनती नदी तेज बहाव में बहती नजर आई। इस दौरान जो भी नदी के रास्ते में आया वो बहाव में बहता चला गया। बताया गया कि नदी किनारे बने कई मकान पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसका मलबा पानी में बहता दिखाई दिया। बाढ़ की वजह से कई पुल टूट गए, जिससे कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। इस बाढ़ की वजह से कुछ जगहों पर बिजली के खंभे और फोन के टावर टूट कर गिर गए, जिससे बुनियादी ढांचा पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दिया। तो पानी का बहाव जरा आप देखिए। ये पानी का बहाव ऐसा कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा ये पानी रखता है, ये पानी का बहाव रखता है। ऐसे में ये भी जानकारियां मिल रही हैं कि आसपास जो आप घर देख रहे हैं, ऐसे कई घर हैं जो इस बहाव को झेल नहीं पाए और नदी में ही समा गए। इसके मकानों के मलबे भी कई बार देखते नजर आ रहे हैं। कई लोगों की जिंदगियां भी फंस गई। उधर बिहार के बेतिया में 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। पानी बढ़ने की वजह से नदियां उफान पर आ गईं, जिसकी वजह से कई गांव में बाढ़ का पानी भर गया। सड़कें, मकान सब पानी में डूबे नजर आए। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखा मानो कोई वहां नदी बह रही हो। सड़क और नदी में फर्क कर पाना मुश्किल हो गया। 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश का असर ऐसा है कि पूरा क्षेत्र जो है ये पश्चिम चंपारण जिला जो है वो जलमग्न हो गया है। और अभी मैं खड़ा हूँ लौरिया और नरकटियागंज पथ पे। आप देख सकते हैं कि ये इस पथ पे पानी किस रफ्तार से, ये सिकरहना नदी का पानी है जो किस रफ्तार से
बह रही है रोड पे। आलम यह है कि इस पथ पर जाने वाली गाड़ी भी इस धार की चपेट में आ जा रहा है और पूरा क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो चुका है। आगे अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ भी पूरा डूब चुका है। आप देखिए पानी की रफ्तार कितनी तेज है और धार कितनी तेज है। सवार लोग जो गाड़ी था इस धार में बह गया था, जिसे लोगों ने रेस्क्यू सुरक्षित कर लिया। जान मान का नुकसान तो नहीं हुआ। जो गाड़ी में सवार लोग थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन देखिए आप, ये सरकारी कार्यालय हो चाहे गांव हो, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी सिकराना नदी जो है वो अपने पूरे उफान पे है और सभी नदियां, जिले की जो भी नदियां हैं वो अपने रौद्र रूप धारण कर चुके हैं, जिसका खामियाजा जो है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। काफ़ी दर्जनों गांव में ये बाढ़ का पानी पहुंच रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। ये कह सकते हैं कि पश्चिम चंपारण पूरा जिला जो है अभी जलमग्न हो चुका है और जल प्रलय की आहट से ही सशंकित है। और इस बीच हमारे साथ एलजेपी नेता पशुपति पारस जुड़ रहे हैं। पशुपति पारस जी, सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है कि क्या होने वाला है एलजेपी पार्टी के अंदर? एलजेपी में जो कुछ भी हो रहा है सब सही हो रहा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम से पार्टी चलती है। देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहुमत का राज होता है। बहुमत को हम लोग मानते हैं। बहुमत जिसके पक्ष में होगा पार्टी उसकी होगी। कल नेशनल सिक्योरिटी की बैठक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है। उसमें जो बहुमत से जिनको लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होंगे। अरे, नाराजगी क्या रही आपकी चिराग पासवान के साथ? हमारी कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी टूट रही थी, पार्टी को मैंने बचा दिया। हमारी कोई नाराजगी नहीं। आपकी नाराजगी नहीं थी तो वो मिलने की कोशिश कर रहे थे चिराग पासवान, मुलाकात नहीं हुई आपकी? पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है। संविधान में एक व्यक्ति एक पद का है। चिराग पासवान जी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय दल के नेता भी थे। इसीलिए ने कल कार्य समिति की बैठक करके ये तय हुआ और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त किया गया। और पार्लियामेंट की जो कमेटी है, जो सचिवालय है, वहाँ से सदन के नेता के रूप में उनको हटा करके पशुपति कुमार पारस जी को बनाया गया। धन्यवाद। नहीं सर, एक सेकेंड, एक सवाल मेरा और ले लेते। तो पशुपति पारस जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा पार्टी कहीं टूटी नहीं है। वो अभी भी ये बात कह रहे हैं कि पार्टी टूटी नहीं है और कोई नाराजगी नहीं है। सवाल यही है कि अगर नाराजगी नहीं है तो क्या चिराग पासवान को भी बैठाकर मीटिंग में शामिल नहीं किया जा सकता था और ये बातें नहीं रखी जा सकती थी कि एलजेपी की स्थिति क्या है और इसको भविष्य में सुधारने के लिए क्या निर्णायक कदम उठाने होंगे? क्या इस पर सहमति आपस में बैठकर नहीं बन सकती थी? ये बड़े सवाल हैं जो अभी बिहार की राजनीति के हिसाब से गरमाए हुए हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान आगे क्या कदम उठाते हैं और पशुपति पारस का स्टैंड आगे क्या रहता है। लेकिन पार्टी को लेकर ये जंग जो है ये दोनों ही लोगों के बीच में छिड़ चुकी है, जहां चिराग पासवान ये प्रस्ताव रखना चाह रहे थे कि उनकी मां को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी पशुपति पारस के साथ। बकायदा चिराग पासवान घर भी गए थे, वहां 1.5 घंटे का वक्त भी उन्होंने बिताया, इंतजार किया, लेकिन ये मुलाकात संभव नहीं हो पाई। जिसके बाद चिराग पासवान ने एक्शन लिया और 5 जो सांसद हैं उनको पार्टी से निकाल दिया था। तो अब एलजेपी में आगे और क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। चिराग का अगला दाव क्या होगा? और सवाल तो ये भी कि क्या चाचा भतीजे के बीच सुलह हो पाएगी, क्योंकि यहां मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। चिराग पासवान गए जरूर थे, 1.5 घंटे रुके, लेकिन मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाई। और बड़ी खबर लोक जनशक्ति पार्टी से ही एलजेपी में अचानक हुई उठापटक से सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई। पहले पशुपति पारस गुट ने चिराग पासवान को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसके बाद चिराग पासवान ने कार्य समिति की बैठक बुलाई, 5 बागी सांसदों को निलंबित करने का फैसला सुना दिया। इसके बाद सबकी निगाहें भतीजे चिराग पासवान और चाचा पारस के हर कदम पर टिक गई हैं। चिराग पासवान आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। वहीं पशुपति कुमार पारस आज एलजेपी सांसदों और नेताओं के साथ पटना पहुंचेंगे। वो 17 जून को पटना में एलजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे।
सर पशुपति पारस जी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर ये जो विवाद चल रहा है आखिरकार एलजेपी है किसकी? चिराग भी दावा कर रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं। एलजेपी है बहुमत, जिसके पक्ष में बहुमत होगा एलजेपी उसके साथ। बहुमत ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, जिस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, वो भी हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, तो पॉलिटिक्स में तो बहुमत मस्त माना जाता है। आज हम तो एमपी बन के आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आ गए, बहुमत से जीत के ना है। उसी तरह से पार्टी चलती है बहुमत की राय से। तो बहुमत हमारे पक्ष में है, चिराग पासवान जी के पक्ष में बहुमत नहीं है, वो बहुमत खो चुके हैं। इसलिए पार्टी जो है वो अब चिराग पासवान के अंदर में नहीं है। वो जो कल पार्टी से हम लोगों को 5 सदस्य को निकाल दिए हैं, वो गैर संवैधानिक। सर हमने ये तस्वीरें देखी कि आपके पोस्टर्स पर कालिक लगाई जा रही है और अन्य सांसदों को भी पोस्टर्स पर पटना में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसको कुछ नहीं करना, हारा हुआ जुआरी जैसे करता है। हारा हुआ जुआरी जो होता है ना, वो जैसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो चुनाव में जो उम्मीदवार हार गया कहता है बूथ कैप्चरिंग हो गया, बक्सा लेके भाग गया, काउंटिंग एजेंट बेईमानी कर लिया, चुनाव आयोग को फैक्स करो, रिकाउंटिंग कराओ। तो वही चीज कल हुआ है। वो हारा हुआ जुआरी का ये लक्षण है। 10-20 को लपवा गया और पोते दिया, उसके पुत्र से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। सर चिराग ने लंबा चौड़ा लेटर लिखा था और आपके ऊपर कहा था कि जो ये पापा के जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद कुछ बदलाव आ गया आप में और एकदम आप परिवार के साथ नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, चिराग से पूछिए कि पापा जी के जाने के बाद बदलाव क्यों आया। ये उनसे पूछिए कि जब लोकसभा के चुनाव में, उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष था पार्टी का, मैं 6 लोकसभा चुनाव पर लड़ा और मैं जीता, फिर मुझको अध्यक्ष पद से बिना किसी कारण के क्यों हटाए? वो आप उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए कि विवाद घर में क्यों हुआ, पार्टी में विवाद क्यों हुआ, एक बाहरी आदमी आकर के पार्टी में क्यों शासन कर रहा है। ये चिराग पासवान जी से पूछिए। एक अंतिम सवाल सर, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और चिराग के बारे में आपकी व्यक्तिगत? चिराग करते हैं। आप हमसे पूछिए कि नीतीश कुमार जी में, नीतीश कुमार जी देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन में थे, एनडीए गठबंधन में थे और आज भी हैं और भविष्य में भी हम एनडीए गठबंधन में रहेंगे, उसके पार्ट हैं। नीतीश कुमार जी विगत 16 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मेरी अपनी समझदारी है कि नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं, इसमें कतई दो राय नहीं। चलिए। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। देखिए साफ है कि पार्टी पर कब्जे की लड़ाई अब तेज होती हुई दिख रही। इसी बीच चिराग पासवान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उनके घर के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। एलजेपी के अंदर सियासी हलचल जारी है और इस बीच एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जो उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से हमें जानकारी दी गई है। और 12 जनपथ यानी चिराग पासवान के आवास पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आज यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों की तरफ से बैरिकेड लगाया गया है घर के चारों तरफ। अपने कैमरा पर्सन विकास से कहेंगे कि घर के चारों तरफ जो बैरिकेडिंग की गई है उसे वो दिखाएं। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बलों के भी कुछ जवान जो है वो दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। कल जब हम लोग यहाँ मौजूद थे, यहाँ किसी तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन आज जो है बैरिकेड लगा दिया गया है और सुरक्षा की व्यवस्था चिराग पासवान के आवास के बाहर बढ़ा दी गई है। आज जब चिराग पासवान प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि उनकी तरफ से फैसला तो लिया गया है 5 सांसदों के खिलाफ, लेकिन आज जब प्रेस वार्ता करेंगे तो उसमें क्या कुछ सियासी ऐलान करते हैं, क्या कुछ बातें अपनी रखते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उस प्रेस वार्ता से पहले दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था उनके घर के आवास के बाहर बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।